350 रुपए वसूल तो मोदी जी कर रहे हैं। इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है, जिस भी स्टेट के अंदर ओपोजिशन को हराते हैं उनके MP और MLA को पोच कर लेते हैं बिरयानी खिला के। और जिनको बिरयानी वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तुमने ये वाली शक्ल इंटरनेट पे देखी जरूर होगी। भाई होगी 360 370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, पर उससे पहले ना एक क्रेजी चीज बताता हूँ। क्लोड ने एक नया AI मॉडल निकाला था, मैंने उससे क्या किया, एक लैंडिंग पेज बनवा दिया कि राहुल गांधी एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है और बार बार हार जा रहा है। और ये सारी न्यूज के साथ साथ उस लैंडिंग पेज को भी हम डिस्कस करेंगे द थर्ड आई के अंदर। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। सबसे पहले हमारी न्यूज आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। काफी लोग मुझे आगे बोलते हैं कि यार कॉकरोच जनता पार्टी अभी रेलेवेंट भी क्यों है। देखो, कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड में रहे या फिर ना रहे, मैं ट्राई करता रहूंगा कि उसकी बातों को कवर करते रहे, क्योंकि वो जो अभी काम कर रहे हैं वो देश के लिए जरूरी बहुत है। उनके लोगों से और उनकी बातों से तुम्हारी आइडियोलॉजी मिलती हो या फिर ना मिलती हो, पर जिस एजेंडा के लिए वो भी काम कर रही है वो देश के लिए बहुत जरूरी है। तो आज 11 तारीख को उनका पुणे के अंदर प्रोटेस्ट है। सोनम वांगचुक भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कॉकरोचों, कीड़ों मकोड़ों, मैं कल आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ पुणे शहर में। हमें नहीं पता कितनी भीड़ आएगी, जब तक ये वीडियो लॉन्च होगी तब तक प्रोटेस्ट हो चुका होगा। तो अगर कोई भी क्लिप वगैरह तब तक आ चुकी होगी, जब तक ये एडिट हो रही है, तो यहाँ पे क्लिप्स को लगा देंगे, जिससे तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में कितने लोग प्रोटेस्ट के अंदर आए थे। और मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे। मुझे लगता है कि जो लोग दिल्ली के अंदर आए थे उससे कम ही लोग आएंगे। एंड मैंने पीछे सोनम वांगचुक का एक इंटरव्यू देखा था, उसके अंदर वो बोल रहे थे कि यार हम 1-2 हफ्ता ऐसे ही प्रोटेस्ट करके ट्राई करेंगे, और अगर उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो आई थिंक ये पूरी मूवमेंट को थोड़ा सा सीरियस कर देगा, क्योंकि अभी इसका मजाक बना रखा है। छोटा सा प्रोटेस्ट होता है, लोग जाते हैं, गोदी मीडिया को ट्रोल करके आ जाते हैं। एंड गवर्नमेंट तो इनको वैसे ही सीरियसली नहीं ले रही है, और इनकी बातों का वजन बढ़ाया जा सके ये काम होता है हमेशा ओपोजिशन का। पर ओपोजिशन के इनसे भी बुरे हाल चल रहे हैं, और इस चीज को हम अपनी अगली न्यूज के अंदर डिस्कस करते हैं। तुम में से काफी लोगों ने ना ऑपरेशन लोटस के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वीडियो है। पहले ना मैं इस न्यूज को प्राइम टाइम स्पोर्ट में डालने वाला था, फिर मुझे लगा यार प्राइम टाइम स्पोर्ट में इसको डाल के क्या ही करूं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ओपोजिशन ने कुछ नया कर दिया होगा, वही सेम पैटर्न पे रिपीट कर रहे हैं। और इस बार ओपोजिशन को कमजोर करने के लिए फ्रंट फुट पे खड़ी है हमारी ममता दीदी। जिनको कॉन्टेक्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था और ममता दीदी हारी नहीं थी, बुरी तरह हारी है। बीजेपी की 200 से ज्यादा सीट आई थी और ममता दीदी की सिर्फ और सिर्फ 80 सीटें आई हैं। एंड फनी चीज ये है कि वो 80 लोग भी दीदी के साथ अब नहीं खड़े हैं। मैंने पिछली न्यूज के अंदर कवर किया था कि कैसे लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाने के लिए इंटरनल फाइट चल रही है। उसके बाद ये न्यूज निकल के आने लगी कि काफी सारे एमएलए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें ना तुम्हारा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि यार बीजेपी ऑलरेडी मेजोरिटी लेके आई है, तो बीजेपी को सपोर्ट की क्या जरूरत है। बीजेपी आखिर क्यों सामने वाली पार्टी को खत्म करेगी या उनको तोड़ेगी, जबकि उनको किसी पार्टी की अलायंस की जरूरत ही नहीं है। और उसका रीजन स्पेकुलेट किया जा रहा है डिलिमिटेशन बिल। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम डेमोक्रेसी में रहते हो, तो डेमोक्रेसी का ना एक बहुत बेसिक सा रूल होता है कि आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बट अगर आप लोग किसी को भी चूज करते हो, वो मिल मिला के बीजेपी में ही चला जाता है, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं ओपोजिशन को सपोर्ट करता, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको चूज करने की फ्रीडम तो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ गधा खड़ा हो, मैं गधे को वोट डाल के आऊंगा, मेरी मर्जी, पर मेरा वोट गधे पे होना चाहिए ना। अगर एक पार्टी है जो गधी है, गंद काम करती है, मेरे को वोट डालना है, मेरी मर्जी, मैं वोट डालता हूँ, गधा जीत जाता है और उसका गधा बीजेपी में मिल जाता है। और एक गधा सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, कोई भी नेता दिल पे मत ले लेना। तो अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, बीजेपी ओपोजिशन को तोड़ रही है। हमने सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का देखा, शिवसेना पार्टी 2 टुकड़ों में टूट गई। और ये चीज कब हुई, जब बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर फोकस किया और वहां पे इलेक्शन जीता। फिर जब बंगाल इलेक्शन हो रहे थे, 2/3 एमपी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। और अभी भी स्पेकुलेशन निकल के आ रही है कि टीएमसी के 2/3 लोग बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी चाहे शिवसेना हो जाए, टीएमसी हो जाए या फिर आम आदमी पार्टी हो जाए, ये 2/3 लोग पता क्यों निकलते हैं, क्योंकि उससे कम निकल नहीं सकते हैं। ये रूल बना रखा है, कोई भी नेता बार बार अपनी पार्टी को चेंज ना कर लिया, इसलिए कांग्रेस राज में एक रूल बना दिया गया था कि आपको कम से कम 2/3 एमएलए और एमपीज की मेजोरिटी चाहिए होगी। और अभी जितने भी तख्ता पलट होते हैं, सब में 2/3 लोग निकलते हैं और बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्रिमिनल हो, बीजेपी उनको दिल से इन्वाइट करती है। अभी इससे ना 2 चीजों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहला खतरा है इसके अंदर डिलिमिटेशन बिल का। तुम्हें याद होगा बीजेपी ने डिलिमिटेशन बिल लाने की कोशिश करी थी और उसको पार्लियामेंट के अंदर नकार दिया गया था। कोई भी बिल को पास करवाने के लिए आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है, और ऐसे धीरे धीरे करके बीजेपी उस मेजोरिटी को इकट्ठा कर रही है। और अगर बीजेपी वो मेजोरिटी ले आती है तो डिलिमिटेशन बिल को पास कर दिया जाएगा। और ये स्पेकुलेशन है, मैंने आर्टिकल से उठाया, मैं ऐसे कोई ब्लेम नहीं लगा रहा कि भैया इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है। और इस सारी हरकतों के बीच में सबसे चीप चीज पता क्या है, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा दिया। पहले बोला जाता था कि ईवीएम
ईवीएम है क्या, आप किसी को भी वोट डालो जाएगा बीजेपी को ही। फिर बोला गया कि वोट चोरी हो रही है, पर ये दोनों चीजें कभी साबित नहीं हुई। पर ये तीसरी चीज आपको नंगी आंखों से अगर आप अवेयर हो तो दिख जाएगी कि वोट कहीं डाला जा रहा है, आदमी किसी और पार्टी में होता है और थोड़े टाइम में बीजेपी में मिल जाता है। अगर किसी को बीजेपी में ही मिलना था तो वहीं से खेल लो, लोगों के वोटों का मजाक तो मत उड़ाओ ना। और ये सारी चीजें खत्म होते हैं हमारी ऑपोजिशन बड़े ही चैन से बैठ के देख रही है। कभी कभी मन करता है उनके लिए 370 की बिरयानी ऑर्डर कर दूं, और जिनको ये 370 वाला हिंट समझ आ रहा है चलते हैं अपने प्राइम टाइम स्पॉट के अंदर। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसे भी स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट की बेसिक समझ होती है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डालता है। बट काफी सारे लोग ऐसे भी जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट शुरू तो करना चाहते हैं पर उनको पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही बनाई गई है। अगर मैं तुम लोगों को इनका इंटरफेस दिखाऊं तो सबसे पहले पिन डाल के लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद एक फॉलो ट्रेंड फीचर है जो रियल टाइम मार्केट ट्रेंड्स देखता है, और अगर आप लोग किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हो तो सिंपली उस ट्रेंड के ऊपर क्लिक कर दो और ट्रेड स्टार्ट होने के बाद आप लोग उसको लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो। और साथ में ऐप के अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी मिलता है जो रिस्क मैनेज करने में काफी मदद करता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रेड को स्टॉप करना चाहिए तो आप लोग स्टॉप ट्रेड के बटन पे क्लिक करके उसको स्टॉप भी कर सकते हो। और मार्केट वुल्फ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फ्री में रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं, और इनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करने वाले कुछ लोगों ने दिन में 11-11 हजार रुपए भी कमाए हैं, कुछ ने एक महीने के अंदर 70,000 रुपए कमाए हैं, और किसी एक बंदे ने तो 5 लाख रुपए भी कमाए हैं। पर इस चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गारंटी नहीं है, आपको लॉस भी हो सकता है। और अगर प्रॉफिट होता है तो मार्केट वुल्फ उसके ऊपर कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता, बस 99 रुपीज के अंदर आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। इनके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, तुम लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। जिनको बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है सबसे पहले ये वीडियो देखो। भाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। ये आदमी है जिसका नाम है प्रणीत मौर्य, और ये बिग बॉस का एक्स कंटेस्टेंट है। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और इसका कंटेंट क्या है कि ये जाके चेयर के ऊपर बैठ जाएगा, क्राउड आ रखा होगा और उनके साथ बातें करेगा और कंटेंट निकालेगा। और एज अ कॉमेडियन इसका ये काम है कि फनी फनी मोमेंट्स को रिकॉर्ड करूंगा, लोगों को पैसे दे दूंगा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करवाने के लिए, और बदले में वो सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। और ये कंटेंट फॉर्मेट है और इसके लिए काफी टाइम से वर्क भी कर रहा है। तो अभी इसकी शो की ना 2 डिस्गस्टिंग क्लिप्स वायरल होना शुरू होती है। सबसे पहले लड़के वाली क्लिप के ऊपर बात करते हैं। एक लड़का होता है जो बोलता है कि मैं एक लड़की के साथ डेट के ऊपर गया था, मैंने उसको बिरयानी खिलाई, 370 के आसपास का बिल आया और उसने बोला मुझे घर छोड़ दो। और उसने बोला कि यार मैंने 370 रुपए दिया, वसूल तो करूंगा, तुझे फ्लैट में लेके जाऊंगा। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, भाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा। उसके बाद वो कुछ कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे मैं उसको छूने की कोशिश कर रहा था, कैसे मैं उसको किस कर रहा था। ठीक है किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। महा यार पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, किस करते करते मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने वो क्या कहते हैं उसको यार, पजामी। फिर ये वीडियो वायरल होती है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट आते हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया ये तो डार्क जोक है, सोसाइटी रेडी नहीं है इसको सुनने के लिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसकी जो कंपनी का फाउंडर होता है उसको टैक्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई आदमी बहुत घटिया है, इसको निकालो। और जो कंपनी का फाउंडर होता है वो इसको निकाल भी देता है, जिसके ऊपर कुछ लोग तो ऐसे भड़क रहे हैं कि भाई लड़के ने तो मजाक ही किया था, लोग मजाक नहीं ले पाते हैं क्या। पहले समय रैना के केस में ये हुआ, फिर कुणाल कामरा के केस में ये हुआ, अब इसको भी फंसा दिया जा रहा है। लोग ना इसको सो कॉल्ड डार्क जोक बोल के जस्टिफाई कर रहे हैं, पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डार्क जोक नहीं है। एक विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना डार्क जोक्स के अंदर नहीं आता है बेटा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हर टाइप का कॉमेडी देखता हूँ, आई लव डार्क जोक्स। डार्क जोक सोसाइटी के अंदर टैबूज को ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल समय रैना के शो के अंदर एक बच्चा आया था जिसका विजन थोड़ा ब्लर था। वो एक जोक सुना रहा था कि यार मैं एक दिन मेट्रो के अंदर गया हुआ था, मैं मेट्रो में बैठा था और मेरे पास ना एक प्रोस्थेटिक लेग वाला आदमी आया और वो मुझे आगे कहता कि यार मुझे सीट दे दे। इनको नहीं पता प्रोस्थेटिक लेग मतलब नकली टांग। वन टाइम मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था और पूरा डब्बा फुल था, एक प्रोस्थेटिक लेग वाला बंदा आया और मुझे आके कहता है ब्रो सीट दे सकता है क्या। अभी जब भी आप ऐसे किसी आदमी को देखोगे तो आप बहुत सिंपैथेटिक हो जाओगे, एम्पैथेटिक हो जाओगे, सर आ जाओ आप बैठ जाओ। एंड मैंने ये चीज बहुत देखी है कि जिन भी लोगों को इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, पूरी सोसाइटी उनको अलग तरह से ट्रीट करने लग जाती है। एंड उन लोगों को ना उससे अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को लगता है यार आप लोग हमको एबनॉर्मल ट्रीट क्यों कर रहे हो। बट क्योंकि हम सबको दिखता है कि यार इसको एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद हमें नहीं है, हम उसका दर्द भी फील नहीं कर सकते, तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते। तो वो एज अ ह्यूमन हमारा डील करने का तरीका होता है। पर उस आदमी ने उसको बड़ा जोक पता है क्या मारा, एक प्रोस्थेटिक लेग वाला बंदा आया और मुझे आके कहता है ब्रो सीट दे सकता है क्या। मैंने कहा मेरे तो असली वाले दर्द करेंगे ना। अभी आप लोग इसको डार्क जोक बोल सकते हो क्योंकि आप लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, आप लोग उसकी कंडीशन को नॉर्मलाइज कर रहे हो, आप लोग एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हो जिससे आप लोग शायद उसके ऊपर थोड़ा सा कम एम्पैथेटिक हो।
मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे किसी भी लोगों को रिस्पेक्ट देनी बंद कर दो या सीट देनी बंद कर दो, पर एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अन लोग होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं कोई समय का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसके अंदर उसने एक एग्जांपल दिया था कि डार्क जोक क्या होता है। एक कोई कॉमेडियन था, उसको खुद कैंसर था और वो कैंसर के ऊपर जोक कर रहा था। उसने बोला कि यार जब भी लोग कैंसर से मर जाते हैं ना, लोग कहते हैं यार आप लोग कैंसर से हार गए, पर कैंसर तो आपको है ना, जब आप मर जाते हो तो कैंसर भी साथ में मर जाता है, तो ये तो टाई हो गया ना। अगर आप कैंसर से मर गए हो तो आप हारे थोड़ी हो। अभी ये जो क्या कर रहे हैं, जो कि एक टैबू को ब्रेक कर रहे हैं। पर जब भी आप लोग पेट्रियार्की से निकल के इस तरह के कमेंट्स वुमेन के ऊपर पास करते हो तो आप लोग ऑलरेडी पंच डाउन कर रहे हो। मैंने पंच अप पंच डाउन का कॉन्सेप्ट बहुत बार एक्सप्लेन किया। जो भी आपसे ऊपर होता है दैट इज पंच अप, और जो आपसे थोड़ा सा नीचे होता है दैट इज पंच डाउन। पेट्रियार्की सोसाइटी ने विमेंस को बहुत दबा के रखा हुआ है, और अगर आप उसके ऊपर उनके खिलाफ जोक कर रहे हो और उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो तो आप पंच डाउन कर रहे हो। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एंड वहां पे जोक सुन के सारे हंस रहे थे। अगर आप वो क्लिप देखोगे हर कोई एंजॉय कर रहा है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक माहौल बना होता है। जब आप स्टैंड अप देखने जाते हो ना, आप हर बुरी चीज पे हंस देते हो। आपको नहीं आया होगा उस टाइम पे समझ, जो आदमी भी है वो उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा होगा क्योंकि उसको हाई मिल रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि यार मैंने एक लाइन बोली है, सारे के सारे हंस रहे, अभी दूसरी इससे गंदी बोलूंगा चाहे सच भी ना हो। सेम चीज बियर बाइसेप्स ने भी करी थी। अटेंशन ग्रैब करने के लिए लोग बहुत हरकतें करते हैं, एंड उसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए करी थी या फिर एक्चुअल में हुई थी, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था ये क्लिप को पब्लिकली अपलोड करना। समझो वहां पे एक मूवमेंट हो गया, आप एक स्टैंड अप शो होस्ट कर रहे हो, आप जज हो या आप होस्ट हो, और आपने उस चीज के ऊपर स्टैंड लेना बहुत दूर की बात है, आपने उसके ऊपर हंस दिया, ठीक है, मूवमेंट बना हुआ। उसके बाद आप घर आए, आपने उस क्लिप को छांटा, आपने उसको ढूंढा, उसके बाद एडिट किया, उसके बाद अपलोड भी किया। एंड आपने अपलोड क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ये वायरल होगी। आपके वायरलिटी की भूख किसी के लिए ट्रॉमा हो सकती है, और इस चीज का ध्यान उसी आदमी को ही रखना चाहिए जिस आदमी ने इस पूरी चीज को अपलोड किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समय रैना ने खुद एडिट करके बियर बाइसेप्स की ये वाली लाइन डाली थी। Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? और जिनको लग रहा है इतना ही है, इतना नहीं है। इसी शो की एक और क्लिप वायरल हो रही थी जिसके अंदर एक लड़की बोल रही थी कि वो डॉक्टर की तैयारी कर रही है, स्टूडेंट है, MBBS कर रही हूँ, gonna be a doctor। अभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए ना रियल डेड बॉडीज चाहिए होती है, क्योंकि जब आप लोग इंजीनियर बनते हो, सिविल इंजीनियर बन रहे हो, कुछ बना के दिखाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, बार बार कोडिंग करके देखोगे, बट अगर आप लोग डॉक्टर बन रहे हो तो आपको टेस्टिंग के लिए बॉडीज तो चाहिए होती है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले से रजिस्टर कर लेते हैं कि मेरी बॉडी को डोनेट कर दिया जाए। वो जिस भी धर्म से आता हो, उनके जो भी क्रियाक्रम होते हैं उनको शायद फॉलो नहीं किया जाता और पूरी की पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया जाता है, जिसके अंदर जो पार्ट्स को रीयूज किया जा सकता है उनको रीयूज कर लिया जाता है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी को डॉक्टर्स के पास छोड़ दिया जाता है जिससे वो एक्सपेरिमेंट करके सीख सके, और इस चीज को ऐसा सोसाइटी के लिए गिफ्ट बोला जाता है। अभी क्या होता है, फॉरेन के अंदर ज्यादा होती है, इंडिया के अंदर एक कम होती है, क्योंकि हमारे कुछ रिचुअल्स है कि हमको उसको फॉलो करना है जिससे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तो इंडिया के अंदर ये पहले बहुत कम किया जाता है। उसके बाद एक डॉक्टर आती है, या मैं ऐसे बोलूं कि एक फीमेल डॉक्टर आती है जो बताती है कि भैया हम ऐसी बॉडीज को काटते हैं, जब हम ऊपर का एरिया काट देते हैं तो उसके बाद हम उनका प्राइवेट पार्ट भी काटते हैं। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव, और हम उसका मजाक बनाते हैं कि वो छोटा है या फिर बड़ा है, व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो। एंड ये वाली चीज भी पिछली क्लिप की तरह प्रॉब्लमेटिक थी, पर इसके ऊपर आउटरीच बहुत कम हुआ। एंड ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि चलो यार आउटरीच करते हैं और इसको फैलाते हैं, ये वीडियो इसलिए कि जो भी लोग देख रहे हैं अवेयरनेस फैलाते हैं। इंटरनेट के ऊपर एक तीसरा तबका भी है जो फाइट कर रहा है कि भैया लड़के ने तो कम बोला था, लड़की ने ज्यादा बोला है, लड़की देखो कितना गंदा कर रही है। देखो कोई कंपैरिजन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले जो लड़का कर रहा था वो एक जिंदा लड़की के ऊपर था, जो लड़की कर रही है वो एक मरे हुए आदमी के ऊपर है। दोनों गलत कर रहे हैं पर कोई कंपैरिजन फैक्टर नहीं है। और अगर लड़की का बोला जाए तो हाँ डेफिनेटली एक डिस्गस्टिंग कमेंट था, बट अगेन मैं इस चीज को बोलूंगा कि लोग जब वहां बैठे होते हैं ना तो पता नहीं सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। लोग हमेशा ना एक हाई के अंदर ऑपरेट करते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये बोलूंगा ना तो फनी होगा, क्योंकि वो आदमी ने जब बोला था वो हंसा के गया, जब दूसरे ने बोला वो हंसा के गया, तो अब जब मेरी बारी आएगी ना मैं उससे ज्यादा हंसाऊंगा, मैं उससे ज्यादा मजे लेके जाऊंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी के ऊपर आती है जो आदमी इस कंटेंट को एडिट करके अपलोड कर रहा है। और जब ऐसी चीजों के ऊपर एक कॉन्शियस कॉल नहीं लिया जाता और आपके पास करोड़ों की रीच है, तो आप क्या करते हो, आप ना यूथ का माइंड शेप करना शुरू कर देते हो। लोगों को लगता है कि यार अगर ये जोक किया जा रहा है और इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल है और लोग फन कर रहे हैं तो होगा एक्सेप्टेबल सोसाइटी में। अभी जैसे उसने बोला था कि यार मैंने 370 की बिरयानी खिलाई, पानी पिलाया, मैं तो पैसे वसूल करूंगा, और जो होस्ट है वो बोल रहा है भाई ऐसा तो गुड़गांव में चलता ही है। पीक गुड़गांव कंटेंट। तो जो सामने आदमी स्टोरी सुना रहा था ना वो ऐसे नहीं कि यार मैं गुड़गांव का हूँ या फिर मेरे गुड़गांव को बदनाम किया जा रहा है, वो चौड़ा हो रहा है, कह रहा है हाँ यार ऐसा तो चलता ही है गुड़गांव के अंदर, अपन तो गुड़गांव के ही लोग हैं। ये मर्द जात मंदबुद्धि भी तो होती है, इनको समझ थोड़ी आता सार्केज्म क्या और रियलिटी क्या है। छोटी छोटी पतली पतली थैलियों में ईगो भर के घूम रहे होते हैं, किसी की भी हाथ लगाने से फट जाती है, फिर सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं। ऐसी जात को आप लोग जब छोटी छोटी चीजों पे हाई देना शुरू करते हो ना, उनको लगता है कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, और इन्हीं वीडियोस को Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर भी देखा जाता है, ऐसे एरियाज के अंदर भी देखा जाता है जहाँ पे लड़की से अगर आप लोग मिलने
मिलने चले जाते हैं तो गांव वाले मिलके कूट देते हैं, पर जब कभी वो शहर में आएगा या फिर उसको लड़की से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी। बोलते हैं ना आपकी संगत डिसाइड करती है कि आप कैसा बनने वाले हो। आजकल लोगों पे संगतें नहीं है, लोग घर पे बैठे हैं सारा दिन फोन चला रहे हैं और ये आपकी संगत बन चुकी है। आप जो कंटेंट देखते हो वो डिसाइड करता है कि आप लोग कैसा बनने वाले हो। तभी इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो होता है या फिर समझदार कंटेंट होता है उसके ऊपर बहुत कम रीच आती है। क्यों? क्योंकि उसको देखने वाले लोग बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं। आगे अपग्रेड का पता नहीं, पर बाईपास की एक बहुत क्रेजी न्यूज सुनाता हूँ क्रेडिट कार्ड की बिजनेस सेक्शन के अंदर। फोन पे और क्रेडिट ने एक बहुत क्रेजी चीज निकाल लिया। अभी क्या होता है जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, कभी भी आप अपने घर का रेंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना वो हमेशा दुकान पे या फिर किसी मॉल पे ही चलेगा। जो भी उनके पास मशीन होती है वो एज अ मर्चेंट रजिस्टर्ड होते हैं। आप सिर्फ मर्चेंट को ही पे कर सकते हो, आप अपने दोस्त को पैसा पे नहीं कर सकते उससे। तो इन्होंने एक जुगाड़ निकाला कि इन्होंने बोला कि यार हम लोग मर्चेंट बन जाते हैं सबके लिए। तुम लोग एक काम करो, फोन पे को मर्चेंट बना दो, तुम लोग आके फोन पे को पे करो और फोन पे आगे उस बंदे को पे कर देगा जिसका भी घर तुमने किराए पे ले रखा है। और ये चीज आरबीआई के रूल को बाईपास करना है, पर कोई तिगड़म लगा के बना दिया जिससे जो क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद पैसे मिलते होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो भी मिला करेंगे। लोगों को कैशबैक आ रहा है अपना लोन भरने पे, लोगों को कैशबैक आ रहा है अपना रेंट भरने के ऊपर। अगली न्यूज आ रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक का बोलना है कि इंडिया को बहुत ज्यादा पनिश किया जा रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के पास ना बहुत तगड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग वैसे हार चुके हैं और वैसे भी इंडिया एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, तो वॉर की वजह से तेल के लाले पड़ रहे हैं। तो सबसे मेन सेक्टर क्या हुआ, एनर्जी पिट गया। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत बड़ा है नहीं, हम डेटा सेंटर्स ऑन करते नहीं है तो यहाँ भी पिट गए। अभी क्या होगा कि सॉफ्टवेयर चलाते होंगे, हमारे पास खुद के एआई मॉडल्स होंगे, बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्वम एआई है, उसको छोड़ के हमारे पास कोई ढंग का मॉडल अब तक पॉपुलर नहीं हुआ है। कृत्रिम बनाया था ओला के फाउंडर ने, जिससे जाके पूछो कि आपको बनाया किसने, तो लिखा चैट जीपीटी आता है। और इसी रीजन से लोग इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं। बाकी हमारी अगली और लास्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं जो है एआई की। याद है मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें बताया था कि क्लोड के पास एक एलएलएम मॉडल है जिसका नाम है माइथोस, जिसको वो पब्लिकली लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने पब्लिकली लॉन्च कर दिया तो साइबर अटैक्स बढ़ जाएंगे, लोग हैकिंग करनी शुरू कर देंगे, वेबसाइट के अंदर वर्नबिलिटीज को निकालेंगे और उसको हैक कर लेंगे। अभी उसका नाम माइथोस नहीं रखा है, फेबल रखा है। कुछ लोगों ने वेबसाइट बना के देखी है, बहुत क्रेजी रिजल्ट आ रहे हैं। बट यार जब मैंने बना के देखी ना, मुझे कोई बहुत क्रेजी रिजल्ट मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, दोनों मॉडल को मैंने सेम प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा रहा होगा, मैं दोनों को बताता हूँ कि दोनों ने एक्चुअल में क्रिएट क्या किया, कि एक कैसा रिजल्ट दे रहा है और दूसरा कैसा रिजल्ट दे रहा है। और मैंने इसको बोल रहा था कि भैया राहुल गांधी की एक वेबसाइट बना, ऐसे बना कि राहुल गांधी एक मार्केटिंग एजेंसी ओन करता है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं जितना पैसा दोगे उतना घाटा होगा। अगर मैं ओल्ड मॉडल पे जाता हूं तो उसकी हेडलाइन ये है कि हम मार्केटिंग को बहुत ही एक्सपेंसिव बनाते हैं पर उसके रिजल्ट हिस्टोरिकली डिसअपॉइंटिंग हो गए। और उसके बाद तुम नीचे स्क्रॉल करते तो वो दिखाएंगे कि पैसा कितना स्पेंड हो रहा है और कितना हार रहे हो। और उसके नीचे इन्होंने पैकेजेस निकाल रखे हैं, जैसे बेसिक प्लान है पप्पू। और मैंने राहुल गांधी का इनको कोई एग्जांपल नहीं दिया था कि राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, ये सारी रिसर्च इसने खुद करी है। पहला प्लान है पप्पू जिसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए और दूसरा प्लान 2 करोड़ रुपए का है और उसका नाम रखा हुआ है यात्रा प्रो। याद है राहुल गांधी ने पीछे एक यात्रा निकाली थी, ये सारी रिसर्च इसने खुद करी है। और मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ पूरे के पूरे पेज को, तुम लोग यूआई यूएक्स देख सकते हो कि एक्चुअल में बनाया कैसे है। और अभी हम लोग चलते हैं लेटेस्ट मॉडल के ऊपर कि उसने क्या किया है। अभी देखो रिजल्ट्स दोनों के बीच में बहुत ही क्लियर विजिबल है। इसके अंदर भी लिखा हुआ है आरओआई को नेगेटिव कर देंगे, इसमें भी कस्टम पैकेजेस बना दिए गए हैं, इसके अंदर भी यात्रा नाम से प्रीमियम पैकेज बना दिए गए हैं। अभी क्या कंटेंट को आप लोग चेंज कर सकते हो, पर ये कंटेंट जितना भी आपको डैशबोर्ड के ऊपर दिख रहा है सारा का सारा इन्होंने ही जनरेट किया है। और मैं कंपैरिजन के लिए दोनों लैंडिंग पेज को साथ साथ स्क्रॉल कर देता हूं जिससे तुम्हें समझ आए कि एक्चुअल में कौन सा क्या है। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट क्लोड के लेटेस्ट मॉडल की ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाता है। इस पूरे टेस्ट को मैंने इस तरह से रन किया था कि अगर कोई बिगनर इस चीज को चला रहा है तो उसको एक्चुअल में कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप पहले बिगनर थे और इससे डैशबोर्ड बनवाया करते थे और आपको एक्स रिजल्ट मिलता था, तो अभी कितना इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अभी आप ज्यादा महंगे टोकन्स को कंज्यूम कर रहे हो। इसने ज्यादा टाइम भी लगाया था बनाने में और ज्यादा टोकन्स भी कंज्यूम किए थे। जाने से पहले जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे लिंक आ रहा है और मार्केट बुल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।